नमस्कार साथियों, आज मैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे और ये पर्यावरण के लिए एक पहली कड़ी है और इस कड़ी में हम पर्यावरण के परिचय के संबंध में कुछ बातचीत करेंगे। आइए हम देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ है। अगर इसको तोड़ें तो दो शब्द निकलेंगे, परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है परिवृत्ति यानी सराउंडिंग। वैसे तो पर्यावरण का शब्दकोशीय अर्थ निकाला जाए तो आसपास या पास पड़ोस ही आता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि पर्यावरण है तो पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे आस पड़ोस का वातावरण, यानी जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में हम कोई जीवन संबंधी गतिविधियां करते हैं, यानी एक ऐसा आवरण जहां पर हम बिना किसी रक्षक साधन के अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे आवरण को हम पर्यावरण शब्द से सुशोभित करते हैं। यानी हमारे आस पड़ोस का जो वातावरणीय प्रभाव है, हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण है, वही दरअसल पर्यावरण शब्द से नवाजा जाता है। यानी शब्दकोशीय अर्थ में आप देख भी रहे होंगे, स्पष्ट रूप से कहा गया है आसपास या पास पड़ोस। दरअसल अब हम ये इस पहले पर बात कर लेते हैं कि आखिर पर्यावरण जो शब्द है वो प्रकाश में कैसे आया। पर्यावरण शब्द को क्यों हमें एक उपविषय के रूप में मान्यता देनी पड़ी, क्यों पर्यावरण को अध्ययन किया जाने लगा। तो आप जानते हैं संसार में मानव जो विकास है, संसार के पूरे संसार का विकास है, वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। पहला चरण जो पाषाण काल से मिलकर बना होता है वो आखेट अवस्था के रूप में जाना जाता है, जिस समय मनुष्य हमेशा क्या करता था, शिकार ही करता था और उसका जीवन थोड़ा सरल था और प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था। लेकिन जैसे ही आखेट से हम आगे बढ़ते हैं, कृषि अवस्था आती है, तो कृषि में पहले आप खाना बदोशी तरीके से कृषि करते थे। एक जगह कृषि किया मानव, फिर वहाँ से उपज तो पैदावार थोड़ी कम हुई तो दूसरे जगह पर चले गए। फिर अस्थाई कृषि हुई। कृषि के बाद धीरे 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 तीव्र गति से समाज भी बढ़ता गया, जनसंख्या भी बढ़ती गई, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई और इसी कड़ी में औद्योगिक अवस्था आई इस पूरे के पूरे वातावरण में और कहीं न कहीं मशीनों का आविष्कार हुआ और मशीनों से उत्पादन की गतिविधियां संचालित की जाने लगी। और यही मशीन ने क्या किया, हमारे पूरे जो संगठित और संतुलित पर्यावरण है उसमें धीरे 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 उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। यानी हम 18वीं 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के उपरांत जब मशीनों का एक तरह से उत्पादन में वर्चस्व बढ़ा, तो उस वर्चस्व के बाद संसाधन भी खपत तेजी से होने लग गए और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी धीरे धीरे, वातावरण को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचने लग गया। और स्वीडन के 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में ये बात निश्चित की गई कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बेहद ही आवश्यकता है और इसीलिए उस पर जन जागरूकता लाने के लिए धीरे धीरे किताबी पाठ्यक्रमों में पर्यावरण शब्द का समावेश किया गया। यानी जब पर्यावरण को कहीं न कहीं क्षति पहुंची मानवकृत गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, तो उसके बाद पर्यावरण को पाठ्यक्रमों से जोड़कर देखा जाने लगा और इसीलिए प्रथम पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, जो एक नंबर का सवाल बनता है। यानी प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में और हर वर्ष प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यानी इसी जागरूकता की कड़ी में हमारे देश में भी पर्यावरण को महत्वपूर्ण समझते हुए
उसके बारे में अध्ययन किया जाने लगा, उसको विकास के साथ जोड़ा जाने लगा। और इस कड़ी में एक नंबर का सवाल भी ये हो सकता है, तो इसे एक देख लेते हैं। पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? तो पर्यावरण को विकास के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। यानी पर्यावरण को ये माना गया कि पर्यावरण का विकास ही क्या है, हमारा सर्वोत्तम विकास है, और इसका विकास करने के लिए कोई गतिविधियां की जाए। यानी पर्यावरण को विकास के साथ जोड़कर देखा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। कुछ और भी गतिविधियां हुई, उसको हम देख लेते हैं। जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब गठित हुआ? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 17 सितंबर 1985 को गठित हुआ। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हमारे देश में आया? तो पर्यावरण एवं संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वन्य जीव संरक्षण, यानी वन्य जीवों को भी सुरक्षित करने के लिए जरूरत महसूस की जाने लगी। ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये वन्य जीव हमारी गतिविधियों से कहीं ना कहीं इनको खतरा पहुंच रहा है, तो इनको भी सुरक्षित रखने के लिए कुछ अधिनियम होना चाहिए। ऐसा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से 1973 में आया। इसी प्रकार गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान, जो मशहूर प्लान के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत 1985 में की गई। बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973 में। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार पर्यावरण संबंधी जितने भी खतरे हैं उनको आगाह करने के लिए, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले जो संस्थाएं, उनको चेतावनी देने के लिए, उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए इस देश ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का निर्माण किया। और इस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन सर्वप्रथम 2010 में हुआ। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो आदर्श कुमार गोयल हैं। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण हमारे आस पड़ोस के जो वातावरण हैं उनका ही अध्ययन करने का कार्य करता है। अब ये देख लेते हैं कि पर्यावरण के अंग क्या होते हैं, यानी पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं। तो पर्यावरण के अंग के रूप में इसके 4 प्रमुख अंग माने जा सकते हैं। एक पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब जो कहीं ना कहीं, स्थल मंडल का एक तरह से विशेष तौर पर देखा जाए तो अंग्रेजी में इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, और यह ग्रीक भाषा के शब्द लिथास से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कड़ा यानी पत्थर। यानी एक ऐसा मंडल जो धरातलीय संरचनाओं से मिलकर बना है, जिसमें मिट्टी और सैल प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। यानी जो मृदा से, जो चट्टानी परतों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे मंडल को हम स्थल मंडल कहते हैं, और ये पर्यावरण के प्रमुख अंगों में से एक है। इसके बाद है जल मंडल, यानी पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा समुद्र और महासागरों के रूप में है, और ऐसे जल के द्वारा निर्मित जो वातावरण है और जल के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है या मंडल है, उसको हम जल मंडल के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और यह भी ह्यूडर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जल। तीसरा प्रमुख अंग है वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त जो गैसीय आवरण है वो भी पर्यावरण के एक अंग के रूप में शामिल है, और ये वायुमंडल, जिसको अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये एटमास शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाष्प। यानी वायुमंडल एक ऐसा मंडल है जो धूल, कण, जलवाष्प और गैसों से मिलकर बना हुआ है। ये भी पर्यावरण के प्रमुख अंग के रूप में। जो चौथा प्रमुख अंग है, ये एक नवीन अवधारणा है, यानी 3 प्रमुख अंग के रूप में माने जाते हैं, लेकिन नवीन अवधारणा जो वर्तमान समय में प्रकट हो रही है, इसीलिए इसको भी अंग के रूप में मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, और वो है जीवमंडल।
और जीवमंडल, जिसको हम अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं, ये बायोस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जीवन। यानी एक ऐसा मंडल जहां पर धरातल के समस्त जीव बिना किसी रक्षक साधन के अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के वातावरण को हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। यानी पर्यावरण के 4 अंग हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अब हम देख लेते हैं कि पर्यावरण के प्रकार कितने हैं। आखिर ये पर्यावरण कितने प्रकार का हो सकता है? तो पर्यावरण देखा जाए तो मूल रूप से 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें भी पहला प्रकार अक्सर किताबों में मिलता है और यही पहला प्रकार महत्वपूर्ण भी होता है और इसे पढ़ा और लिखा जाता है। तो पर्यावरण के प्रकार के रूप में पहला प्रकार है प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण। यानी एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा वातावरण जो हमारे आस पड़ोस में मौजूद है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसे छूते हैं और उसे महसूस करते हैं। ऐसे ऐसे पर्यावरण को हम प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण कहते हैं। और इसमें, इस प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण में अगेन वही चारों चीज जो अंग के रूप में है वो शामिल होते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल में होने वाली समस्त जो जलवायु, भौतिक या प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं, वो सब का सब अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक एवं भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, और इसीलिए यह एक पर्यावरण के प्रकार के रूप में देखा जाता है। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। ये विशेष तौर पर इसमें देखा जाए तो मानव और मानवकृत गतिविधियों की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। समाज एक्चुअली क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी एक क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं तो उनके समूह बनते हैं और वही समूह समाज के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यही समूह किसी वातावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं, उनके साथ अंतर संबंध स्थापित करते हैं, तो वही वातावरण के साथ अंतर संबंध सामाजिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। और पर्यावरण के अध्ययन का मूल विषय ये भी है कि कैसे वातावरण वहाँ के समस्त जीवों के साथ संबंध स्थापित करता है। इसको हम अगली कड़ी में देखेंगे भी। तो पर्यावरण का एक मूल विषय यह भी है कि पर्यावरण अपने आस पड़ोस के वातावरण का तो अध्ययन करता ही है, साथ ही साथ वहाँ रहने वाले जीवधारियों के बीच जो अंतर संबंध है उसको भी रेखांकित करता है। यानी दूसरी चीज है सामाजिक पर्यावरण। और सामाजिक पर्यावरण में भी मूल रूप से 2-3 बिंदु हैं जिनको हम देखते हैं और इसीलिए इसको एक पर्यावरण के प्रकार के रूप में रखा। वो है प्रक्रियाएं। यानी मानव कौन कौन सी गतिविधियां करता है, कौन कौन सी प्रक्रिया करता है और उन प्रक्रियाओं से कैसी भूदृश्य जन्म लेती है, उन प्रक्रियाओं को हम सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। शक्ति, आखिर कौन सी शक्ति है जो सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुद मानव। यानी मानव ही है जो समाज बनाता है और सामाजिक पर्यावरण को तैयार करने का कार्य करता है और अपने आस पड़ोस के वातावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से प्रभावित करने का कार्य करता है। तीसरी चीज है सामाजिक पर्यावरण का महत्व। बिल्कुल, समाज में मानव कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों से विभिन्न भूदृश्यों का निर्माण करता है। मानव निर्मित भूदृश्य बनाता है, कोई समाज बनाता है, कोई परिवार बनाता है, उससे कोई संस्था निकलती है। तो इन समस्त मानव भूदृश्यों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। इसीलिए सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत इसके महत्व को भी रेखांकित करके देखा जाता है। और पर्यावरण के प्रकारों की इस कड़ी में अंतिम प्रकार है, वो है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का मतलब है जीवधारियों के मन मस्तिष्क में उपजने वाली जो विचारधाराएं हैं और उस विचारधाराओं से पर्यावरण के अंतर्गत जो रूपांतरण हो रहा है, उसी पर्यावरण के रूपांतरण को हम मनोवैज्ञानिक पर्यावरण बोलते हैं।
जो हमारी सोच समझ से जुड़ा हुआ है, जो हमारे गतिविधियों से जुड़ा है, सोचने समझने की शक्ति से जुड़ा हुआ पर्यावरण है या वातावरण, उसी को हम मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यदि आप पर्यावरण के परिचय के रूप में आप देखेंगे तो पर्यावरण का निहितार्थ इसी रूप में निकाला जा सकता है कि पर्यावरण हमारे आस पड़ोस के वातावरण का अध्ययन होता है और इसके अंतर्गत पर्यावरण के जितने भी तत्व हैं उनको एक तरह से देखा जाता है, कैसे वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। क्या इन प्रमुख अंग जो मैंने बताए हैं इनमें से किसी अंग को बाहर कर दिया जाए तो पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचेगी या उसके बिना उसकी कल्पना की जा सकती है? तो इन मुद्दों पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ यही मुद्दे होते हैं जो निकल कर आते हैं और इसका सीधा सा मतलब होता है आस पड़ोस या आसपास के वातावरण का अध्ययन। धन्यवाद।